Assalamu alaikum, this is Arshif and you're watching G Sports PSL Special 2026. So it was a low scoring game and Quetta Gladiators defeated Lahore Qalandars by 6 wickets. In some states they have taken the revenge of last year final between the two teams where Lahore Qalandars defeated the Quetta Gladiators by 6 wickets as well. So what really went wrong for Lahore Qalandars, we'll definitely talk about this, but there are the reports that are claiming that Babar Azam is becoming the T20 captain again. Salman Ali has also hinted to take a small break from T20 format, and there's a lot more going in Pakistan cricket. It also seems that selection committee शायद अब कोचिंग पैनल में भी इन्वॉल्व होने जा रही है। तो असल में क्या हो रहा है इस पे भी हम बात करेंगे। इन द स्टूडियोज आई एम जॉइंड बाय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम। असगर, कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए सब खैरियत से, ठीक ठाक है? तो असर से भी हम डिस्कशन का आगाज बिल्कुल करेंगे, बट नाउ लेट्स लुक एट द मैच समरी। कौन है अभी? तो लाहौर कलंदर्स ने आज पहले खेलते हुए 134 रन स्कोर किए, जो कि अगेन पीएसएल का एक लो स्कोरिंग गेम रहा है। और चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, काफ़ी ऑफ कलर वो हमें नज़र आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कराची आके शायद वो खेलना ही भूल गए हैं। लेकिन सिमिलरली क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दी। वाली रोसो ने 80 रन स्कोर किए विद हसन नवाज 49 रन, जिन्होंने इनकी जीत में कलीदी किरदार अदा किया। उधर अगर बॉलिंग की बात करें तो उस्मान तारिक एंड साथ में अजारी जोसेफ ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की। जादाद खान ने भी 3 विकेटें ली हैं। तो इस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो लास्ट ईयर डिफीट थी उसका बदला भी ले लिया है। और फैंस तो यही कह रहे हैं बेसिकली, लेकिन एक्सपर्ट्स की इस पर क्या ओपिनियन है इसको भी हम शामिल करेंगे। तो असगर, क्या लगता है, क्या मसला हो रहा है लाहौर कलंदर्स को? बिकॉज जब से कराची आए ऐसा लगता है कि खेलना ही भूल गए हैं। देखिए, लाहौर कलंदर आई थिंक अपसेट है और उसको आह लगी है फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान के साथ जो कुछ हुआ है इस पीएसएल में वो नहीं होना चाहिए था। और शाहीन आफरीदी को और हारिस को सच बोलना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों ही क्लोज थे जब बॉल टेम्परिंग वाली बात हुई थी। और लेकिन उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और सारी जो है कुर्बानी जो है वो फ़खर को देनी पड़ी। और फ़खर को 2 मैच की पाबंदी भी बर्दाश्त करनी पड़ी, ना करके भी सारे गुनाह उसके सर गए। और उसके बाद हम ये देखा कि फ़खर जब बैटिंग के लिए आज आए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल चेंज थी। और जिस तरीके से वो आउट हुए हैं वो भी ऐसा लगता है कि अभी तक उस गम से वो निकल ही नहीं सके हैं। जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात है तो बॉलिंग तो इनकी पहले ही फ्लॉप हो चुकी है, चूँकि अब ना शाहीन में दम खम है, ना हारिस में कोई जादू बचा है। बल्कि जबकि अब तो ये होता है कि अगर जीता हुआ मैच भी आपको हारना है तो आप बॉलिंग हारिस को दे दें, आप आराम से हार जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, भले आखिरी ओवर 25 रन बनाने हो या 30 रन बनाने हो। तो मेरा ख्याल है कि जो जिस हवाले से लाहौर कलंदर मशहूर थी कि इस्लामाबाद की तरह ये भी जेल होके खेलते थे, ये भी अपनी दोस्ती यारी निभाते थे और ग्राउंड में एक मुत्तहिद होते थे, हर प्लेयर दूसरे पे जान मारता था, सपोर्ट करता था। मुझे अब तक इस पीएसएल में इस चीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है। और ये फुकदान आई डोंट नो कि ये क़यादत की वजह से है या वाकई फ़खर ज़मान की क्राइसिस की वजह से है या फिर होटल वाली क्राइसिस की वजह से है, जहां जो है ख़ुद उनके मालिक जो है वो इन्वॉल्व हुए। लेकिन मैं समझता हूं कि लाहौर कलंदर के पास शायद अब जो है रिटर्न का जो है ना वापसी का चांस मुझे लग नहीं रहा कि अब होगा, क्योंकि वक्त शायद गुजरता जा रहा है या गुजर गया है। कोई अपसेट ऐसा हो जाए जिस पे लाहौर वापस आ सके, वरना मुझे लगता नहीं कि अब ऐसा कुछ होगा। जिस तरह से मैंने रिजवान के लिए कहा था कि रिजवान के पास एक ही चांस है कि वो सिर्फ अपनी जगह बनाए और अपने लिए खेले, तो यही सूरत हाल अब ओडीआई कैप्टन की है शाहीन की कि वो अपनी जगह बनाए और अपने लिए खेले। तो लेट्स सी कि आगे जाके लाहौर का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो उनके लिए सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होती भी नज़र आ रही है। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर क्या सूरत हाल है, एक नज़र पहले उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने तो अपनी धाक बैठाई हुई है और दे आर एट द नंबर 1 पोजीशन। लेकिन अगर हम बात करें ना असगर लाहौर की और ख़ासकर रावलपिंडी की, तो देखा जाए तो ये बिल्कुल लास्ट नंबर्स पर मौजूद हैं। और यहाँ से ज़रा मुश्किल लग रहा है लाहौर कलंदर्स का अगली टीम
उनको अब जाहिर है उनके बराबर आना, क्योंकि अब मैचेस आपको पता है जैसे हर टूर्नामेंट बढ़ता जा रहा है मैचेस अब कम होंगे और इवेंचुअली जो 4 टीम्स हैं अब वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन हम यही बात कर रहे थे ना अभी के इंटेंट नहीं है, तो आपको याद होगा कि शाहीन का ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि लाहौर को तो मैंने बहुत जितवा दिया है, लेकिन मेरा अगला जो टारगेट है वो पाकिस्तान टीम को जितवाना है। तो आप समझते हैं कि यही मसला है जिसकी वजह से बैक टू बैक 3 मैचेस लाहौर हार गया? तो शाहीन पहले तवज्जो दें और जो उन्होंने मैचेस हरवाए हैं ना अपनी वजह से पाकिस्तान को, हाँ। पहले उसका अजाला करें। तो जितवाने की बात तो बाद में करें, क्योंकि हम अच्छी तरह याद है कि हम कई मैचेस शाहीन की बॉलिंग की वजह से भी हारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हारिस ही जिम्मेदार है, लेकिन शाहीन का भी वही हाल है कि हम कई मैचेस हारे हैं। इवन के आईसीसी टी20 का सेमीफाइनल भी हम शाहीन की बॉलिंग से हारे हैं। फिर कैच भी इन्होंने ड्रॉप किए तो नज़ला दूसरों पे गिर जाता है, क्योंकि इनकी लॉबी अच्छी है, इनकी तरफ चीज़ें आती नहीं है। और फिर अभी लास्ट वर्ल्ड कप में इनकी कौन सी परफॉर्मेंस रही, इन्होंने कौन सा तीर मार लिया था, तो इनको तो कैप्टनसी ही गलत मिली है ओडीआई की। तो मेरा ख्याल है कि इतनी भिंके मारने से बेहतर है कि आप अपने खेल पे तवज्जो दें और अपने खेल को पॉलिश करें, क्योंकि एज आपकी भी बढ़ती जा रही है, फिटनेस पे आपका सवालिया निशान पिछले 3 साल से लगा हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप अपने फ्रेंचाइज पे को ही जितवा दें, या उसको किसी तरीके से फाइनल 4 में ला सकते हैं तो ले आएँ, क्योंकि अब तो ऐसा कोई चांस है ही नहीं। 4 पॉइंट है आपके और रन रेट भी माइनस आई थिंक 0.02 ऐसे कुछ इनका रन रेट भी चल रहा है। तो ऐसे में जो है शाहीन की लाहौर कलंदर की वापसी और शाहीन का ज़्यादा बोलना वो दोनों ही जो है मेरा ख्याल है नुकसानदेह है। और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये आराम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो अपने कोचेज से रुजू करें। अच्छा, ये तो आपने बता दिया शाहीन का मसला, लेकिन स्पेसिफिकली हारिस के साथ क्या मसला है? क्योंकि अगर हम लाहौर को देखें तो लगता है कि जो पाकिस्तान की नेशनल साइड है बेसिकली वही सारे प्लेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो हारिस ने क्या ये तय कर लिया है कि उन्होंने सीखना नहीं है, बल्कि जिस तरह वो बॉलिंग करवा रहे हैं वो वैसे ही बॉलिंग करवाते रहेंगे? हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो तज्जियाकार हैं, इवन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो बड़ी टिप्स उनको देते रहे हैं। देखिए बात यह है कि जिस बंदे में सीखने की सलाहियत ही ना हो तो उसको टिप्स देने से क्या होगा। जिस बंदे ने डोमेस्टिक ही ना खेला हो और सिर्फ फ्रेंचाइजर प्रेशर और मीडिया प्रेशर पे वो उसके डेब्यू होता है और उसी के प्रेशर पे वो खेलता है, मेरा ख्याल है पूरे कैरियर में 2 ही ऐसे स्पेल हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये हारिस ने बॉलिंग की है, वरना उस टेपी बादशाह के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज भी आपने देखा मेरा ख्याल है 3 ओवर में 33 रन उन्होंने दिए हैं। और लाहौर कलंदर या पाकिस्तान टीम का ट्रैक रिकॉर्ड है शाहीन का और हारिस का कि जब भी मैच हम हारे हैं अगर बॉलिंग करते हुए सेकंड इनिंग में, तो हमने यही देखा है कि हारिस की वजह से हारे हैं अभी या फिर हम शाहीन की वजह से हारे हैं। ये दोनों वो बॉलर्स हैं हमारे जो कहलाते हैं तो वर्ल्ड क्लास हैं, जिन्होंने अपना इमेज जो है सोशल मीडिया के जरिए और अपने फैंस फॉलोवर्स के जरिए बहुत ज़्यादा हाई तो कर लिया है। लेकिन नेचुरली देखा जाए तो इनमें वो बेसिकली वो सलाहियत नहीं है जो माजी में हमारे फास्ट बॉलर का जो है एक शनाख्त हुआ करती थी, ख्वाह उसमें 2W क्यों ना हो, उसमें जो है हमारे सलीम जाफर क्यों ना हो, उसमें हमारे जो है जो नसीम शाह ही इनसे मैं समझता हूँ बेहतर है। और नसीम शाह से पहले भी कई बॉलर आए लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं सके या उनको चलने नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ लॉबी बड़ा काम करती है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो हम जिस चीज़ को जिस क्वालिटी को हम फास्ट बॉलिंग में ढूंढ रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि फास्ट बॉलर्स लें, हम 2W की खिदमत लें और एक बॉलिंग कैंप लगाएं, जो कि हमने आज से कई साल पहले आई थिंक 10-12 साल पहले एक कैंप हमने नेशनल स्टेडियम में लगाया था और उससे हमारे पास कई बॉलर भी सामने आए थे। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी को अब इस तरफ भी मेहनत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को स्पिनर्स तो मिले, हमने बीच में स्पिनर्स कमी हुई थी तो हमने मेहनत की, पीसीबी ने कोशिश की तो हमें 2-3 अच्छे स्पिनर तो मिले। गो के हारिस की वजह से हम स्पिनर को ज़ाया भी कर रहे हैं, लेकिन पूल में तो है स्पिनर। तो अब हमें चाहिए कि एक ऐसा पूल बनाए फास्ट बॉलिंग के शोबे में। स्पिनर्स की तरफ भी आऊंगी, लेकिन जाहिर है अभी हम पेसर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हम बहुत रिलाई करते हैं पेसर्स के। आपको याद होगा कि जो वेस्ट इंडीज के एक मशहूर रिनाउंड पेसर थे उन्होंने भी बहुत तारीफें की थी। तो इसका जवाब मैं असगर से बाद में आके लूंगी, अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को क्या हो गया है। तो इसका जो वेस्ट इंडीज़ के रीनाउंड बॉलर है ना, वो बड़ी तारीफ़ें करके गए थे शाहीन की, एंड ही वाज लाइक कि भाई शाहीन तो T20 के टॉप बॉलर हैं। तो आप समझते हैं ये जो पॉस्चरिंग होती है ये बहुत डैमेज करती है प्लेयर को? मैं तो यही कह सकता हूँ कि इस सदा पे कौन ना मर जाए गालिब, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ इन गैर मुल्कियों को कि जो वो अपने मतलब के लिए हमारे प्लेयर्स की झूठी तारीफें करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड बता दें आप मुझे। ठीक है, आपने PSL को जितवाया है, आपने लाहौर कलंदर को फ्रेंचाइज है और उसको अगर चैंपियन बनाया तो भाई आप वहीं तक महदूद रहे। आपने हमें कौन सा मैच जितवाया, ICC का कौन सा इवेंट जितवा के दे दिया? मैं किस बेस पे बोलूं कि हाँ शाहीन तुम बहुत अच्छे बॉलर हो? अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड है। और मुझे तो वो दिन भी याद है शाहीन, जब आपने जो है शुरू में जो है PSL में आए थे और नेशनल स्टेडियम कराची में आपने साफियों से बदतमीजी की थी, और उस वक्त भी आपके पूरे जिस्म पे पट्टियां बंधी हुई थी, टेप लगाया हुआ था, आप उस वक्त भी अनफिट थे और आज भी आप अनफिट हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है। आप तो बस समझ लीजिए कि बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं भाई। जब तक तो हाई रखना चाहेंगे ना, बिकॉज़ ही इज वेरी डिटरमिन्ड कि वो हमें देखिए, वर्ल्ड जब कप तक पिया चाहे, का जिसे पिया चाहे ना वही सुहागन है। यही क्रिकेट में हमारे यहाँ है कि जो पसंद आ जाए उसी को खींचते रहो, लगाते रहो, उसी की लॉबी बन जाती है, उसी को लेके चलते रहते हैं। मेरिट पे कोई दूसरा आ जाए तो उसके खिलाफ लॉबी शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि शाहीन अगर फिट नहीं है और वर्ल्ड कप में भी फिट नहीं थे, और मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद PSL में भी उनके साथ फिटनेस का इशू है, तो मेरा ख्याल है आराम करने में क्या हर्ज है, करें अब फिटनेस लेके वापस आ जाए, दे फिर परफॉर्मेंस, कोई एक इवेंट जिता के दिखा दे हमें। आप कैप्टन को बोल रहे हैं कि वो आराम करके वापस आ जाए, तो क्या हर देश में दुनिया भर में होता है? ये कोई नौखा लाडला है क्या? हमने किसका ठेका ले रखा है या PCB ने जो है इसको गोद ले रखा है कि नहीं ये नहीं बैठेगा? वो भाई फैसले करें। इस कौम को क्रिकेट में जीत चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, लाडलापन नहीं चाहिए, गोद में बैठा के लोग या नहीं सुनानी है। हमें कारकर्दगी चाहिए, कारकर्दगी। अगर नहीं देता शाहीन हो या कोई भी हो, अगर वो कारकर्दगी नहीं देते, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो ड्रॉप करें, किसी और को मौका दें। अच्छा, आपने अब किसी और की बात की है तो किसी और को मौके मिल रहे हैं। मैं बात करूंगी अब्दुल्ला शफीक की, जिनको राहुल द्रविड़ तक कह दिया गया, और मेरे ख्याल से जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, ये बहुत जल्दी लेबलिंग कर देते हैं। तो आपको लगता है कि जो राहुल द्रविड़ परफॉर्मेंसेस दिया करते थे, अब्दुल्ला शफीक उसकी आधी भी दे रहे हैं? 1% भी नहीं दे रहे। और अभी तो अब्दुल्ला शफीक ने क्रिकेट खेली ही कितनी है कि हम उसको राहुल द्रविड़ जैसे से मिला दें। राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट में नहीं, दुनिया के क्रिकेट में एक वॉल की हैसियत रखते थे, एक दीवार। जब इंडिया हार रहा होता था या मुश्किल में होता था ना, तो राहुल द्रविड़ बिल्कुल आके उसी तरह से डट जाते थे, जैसे कभी गवास्कर डट जाते थे, जैसे कभी जावेद मियांदाद डट जाते थे, जैसे कभी हनीफ मोहम्मद खड़े हो जाते थे। वो उन शख्सियत में राहुल द्रविड़ आता था, उस लेवल की क्रिकेट वो खेलता था। शोएब अख्तर की बात कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता था राहुल द्रविड़ को आउट करना। एनी हाउ, इस पे भी मैं आपको पॉइंट लूंगी, लेकिन अभी मुझे ज्वाइन किया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, क्वालिफाइड कोच भी हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे क्रिकेटर्स को स्पॉटलाइट मिली है, लाइक यूनुस खान, शाहिद खान आफरीदी, हसन रजा एंड मेनी मोर। So I welcome Anwarul Haq साहब। Sir, welcome to the show. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एंड सर, क्वेश्चन भी आपसे यही है कि क्या लगता है सर, लाहौर कलंदर्स को क्या हो गया है, शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस को क्या हो गया है, एंड लाहौर कलंदर्स का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इन दिस सीजन ऑफ HBL PSL? देखिए, इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस अपनी हालत नहीं है। जो अभी जितने मैचेस में वो जैसा एक्सपेक्टेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी लास्ट फोर भी तक मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट फोर का फैसला तो अभी हुआ नहीं है। अभी देखिए आगे के लिए जो 3-4 मैच है इसमें जो फैसला होना है उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि हम कहीं पे खड़े हैं। सर, लाहौर की जो बॉलिंग लाइन है, जाहिर है पाकिस्तान की ही बॉलिंग लाइन अब है, लेकिन आप शाहीन को देख लें, आप हारिस को देख लें, आप दीगर बॉलर्स को देख लें, आज तो बड़ी मुश्किल हो गई थी, विकेट तक नहीं मिल पाई है, कोई तक लेटर से सिर्फ 2 प्लेयर्स ही आउट कर पाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कराची की जो पिच है नहीं है, मिस्टेक जो मैं समझता हूँ कि इनकी हार की एक वजह भी दी है। जो कराची की जो पिच का बिहेवियर है वो स्पिनर्स, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को जो ना सूट करती है, क्योंकि ये इतनी तेज पिच नहीं है, अच्छी बैटिंग पैराडाइज है, बैटिंग विकेट बनानी है। तो लिहाजा है कि मैं समझता हूँ कि स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के ना होने की वजह से ये इनको क्रिएट हुई है।
राइट सर, आपका पॉइंट आ गया है। इसका वैसे हमने काफ़ी बात कर ली है लाहौर की, आपको जिक्र कर लेते हैं कोयटा का भी, क्योंकि सऊद शकील एक तरफ तो कहते हैं कि उनके पास कोई राइट्स नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है, लेकिन अगर हम आज देखें तो 134 रन थे ऑन द बोर्ड। आज तो उनको कैप्टन नॉक खेलना चाहिए था, लीड करना चाहिए था, लेकिन वो तो डक पर आउट हो गए। हाँ, मैं समझता हूँ कि सऊद शकील का बैड लक है, स्कोर भी बहुत कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद सऊद जो है वो रंग नहीं दिखा सके और नहीं खेल सके। और वैसे भी पूरे पीएसएल में मेरा ख्याल है अभी तक जो है सऊद की शायद एक ही इनिंग है जिसको हम काबिल जिक्र इनिंग कह सकते हैं, वरना अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं है। एज ए कैप्टन वो टीम को लेके चल रहे हैं, और एज ए कैप्टन हम देख सकते हैं कि 7 मैचों में जो है 3 कामयाबियाँ उनको मिल चुकी हैं, 6 पॉइंट उनके साथ हैं। तो अब देखना ये होगा कि #483 उनका रन रेट है, तो देखना ये होगा कि बकिया जो 3 मैचेस हैं, अगर उसमें से कोई एक ही मैच भी कोयटा लूज करता है तो मेरा ख्याल है ये भी फाइनल 4 से बाहर हो जाएगा। जिस तरीके से लाहौर की पोजीशन है और पिंडीज की पोजीशन है, इसी तरह से कराची किंग की पोजीशन है, तो देखना ये है कि अब सऊद जो है इन पर मैनेजमेंट का एतमाद कब तक रहता है। ये इनका एज ए कैप्टन आई थिंक तीसरा सीजन है, और एज ए कैप्टन ये पर लेके चल रहे हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने बिल्कुल एंड में जाकर आखिरी मैचेस में कमबैक किया था और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, बट अब यहाँ पर अभी जो है अब तक जो है सवालिया निशान है। और एक बात जो हमारे अनवर भाई कह रहे हैं कि कराची की पिचेस के हवाले से, तो बिल्कुल सही है, कराची की पिचेस जो है वो लो स्कोरिंग साबित हुई हैं अब तक। अच्छा। और ऐसा सूरत हाल होना नहीं चाहिए था। आज भी आपने देखा कि 134 रन ही बन सके पहली इनिंग में, और इससे पहले भी लो स्कोर मैचेस होते रहे हैं। एक तो क्राउड नहीं है, ऊपर से जब छक्के चौकों की बरसात ना हो तो फिर स्क्रीन पे भी देखने वालों को जो है ना वो जल्दी उकता जाते हैं, और वो फिर स्क्रीन पे नजरें टिकी नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है एक तरफ जहां पे ये दावा भी सामने आ रहा है कि पीएसएल अब तक जो है स्क्रीन पे, वो टीवी की स्क्रीन हो, मोबाइल स्क्रीन हो, हर स्क्रीन पर जो है इस वक्त एक रिकॉर्ड व्यूवरशिप वो उसने हासिल कर ली है। लेकिन दूसरी जानिब अगर ऐसे लो स्कोर मैचेस होंगे तो नुकसान पीएसएल का होगा और स्क्रीन का होगा, फिर इसकी रेटिंग नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो पीसीबी को पिचेस की जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा अनवर साहब की रेटिंग तो डेफिनेटली नीचे आ रही है, लेकिन जो कप्तान साहब हैं वो नीचे नहीं आ रहे हैं, और बल्कि 2 कदम आगे भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब उन्होंने बॉलिंग करवाना भी शुरू कर दिया। मैंडेटरी हो गया है कि वो 1 ओवर जरूर करवाते हैं। सऊद शकील की बात कर रही हूँ सर। एक एज ए कैप्टन वो खेल रहे टीम में, और उनके अख्तियार है या उनकी जो मैनेजमेंट है वो उनसे क्या काम लेना चाहती है या उनके अपने इंटेंट क्या है। देखिए जाहिर है वो इतना रेगुलर बॉलर नहीं है, कभी भी नहीं रहे हैं, और वो पार्ट टाइमर है, गेम करा लेते हैं। अभी जो बैटिंग के अंदर क्योंकि आज जैसे में तो बहुत ही मतलब कि एक तो वो स्कोरिंग सिस्टम था जो भी रन आउट हुए हैं, वो उसकी वजह से ये टीम को उनको नुकसान भी पहुंचा है। लिहाजा वो हो सकता है वो अपनी बॉलिंग को बैटिंग में जब तो थोड़ा नीच फेल हो जाते हैं तो बॉलिंग से उनको क्वेश्चन मिल जाता है। मगर अभी तक अब्दुल मालिक उनकी नहीं है। आगे के जो 3 मैच हैं अब ये देखना है कि अगर ये जीत जाते हैं तो ये फिर थोड़ा लाइनअप में आ सकते हैं। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे क्या है, जैसे पिंडी एक तरीके का देखा जाए तो वो आउट हो गए हैं, और लिहाजा अभी इनका ही है जैसे कि एक मुकाबले की टीम, इसमें अगर एक कामयाबी हासिल करते हैं तो वो एक अच्छा एक इनके लिए कमबैक हो जाएगा। ठीक है सर, योर पॉइंट हैज बीन टेकन। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे बाबर आजम की, बिकॉज रिपोर्ट्स आर क्लेमिंग दैट बाबर आजम इज बिकमिंग द T20 कैप्टन अगेन। तो इसमें कितनी सदाकत है इस पर ही बात करेंगे। और एक क्रिकेटर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जबान बहुत चलती है लेकिन बॉल जरा कम हिलती है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू नब्स। तो लाहौर कलंदर्स हो या रावलपिंडीज हो, दोनों पर शिकस्तों के दाग तर दाग लगते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या वो ये दाग मिटा पाएंगे? क्योंकि गहरे दागों से क्या घबराना, सर्फ एक्सेल है ना। एंड ब्रेक में जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि क्रिकेटर हैं जिनकी ज़बान तो बहुत चलती है लेकिन उनकी जो बॉल है ना वो ज़रा कम हिलती है। तो असगर मुझे ये बताइएगा कि मोहम्मद आमिर पर ये तंज किया गया है फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद नसीम की जानिब से, किस हद तक आप मुत्तफिक हैं उनके इस स्टेटमेंट से? ऑफिसर उन्होंने तो अभी किया है, मैं तो आज से 10 दिन पहले ये बात कह चुका हूँ, और ये भी कह चुका हूँ कि राशिद लतीफ़ भाई आपके साथ बैठते हैं तो थोड़ा आप ही कुछ समझा दें उसको उसको बता दें, तरजीहात अपनी देख ले, या तो वो चैनल पे बैठे
स्क्रीन पे फेस करे लोगों को, या फिर वो ग्राउंड में जाकर बैट और बॉल से इंसाफ कर ले। लेकिन मेरा ख्याल है वो राशिद भाई की बात भी नहीं सुन रहे और उनको इन रहना है और पैसे कमाने हैं, भले वो ग्राउंड से कमाए या वो स्क्रीन पे बैठ के कमाए। उनका काम सिर्फ पैसे कमाना है और पैसे ही के लिए उन्होंने माजी में दागदार भी हुए थे और शायद उनको सख्त एक्शन नहीं मिला था, वरना वो उस वक्त जो है अपना दाग जल्दी धुल जाता उनका। तो मेरा ख्याल है कि आमिर के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अच्छा, आप भी इत्तेफाक करेंगे सर, बिकॉज इट्स ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो कि आमिर को चाहिए कि क्रिकेट की जान छोड़ दें अब वो। सॉरी, आपकी आवाज सर, मोहम्मद आमिर से मुतालिक मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ क्योंकि उनको लेके काफी कंट्रोवर्सी हो गई है, फैंस भी उनसे तंग आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि आमिर को चाहिए कि क्रिकेट की जान छोड़ दें अब। देखिए, बात है कि वो अपना टाइम गुजार चुके हैं, उनने अपना पीक टाइम गुजार चुका है। फिर बीच में वो फिक्सिंग के अंदर जो उनको कई साल सामना करना पड़ा, तो जाहिर सी बात है उनकी जो पेस और जो उनकी एक जो वो मतलब कि एक ब्रेक थ्रू लेने वाले बॉलर होते थे, अब वो उनमें वो वाली बात नहीं रही है। तो हर एक का एक टाइम होता है, एक एज होती है, फिक्सेस होते हैं, तो वो मेरे हिसाब से अब उनका टाइम ऐसा है कि वो अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं। राइट। तो मुझे ये बताइएगा आप असगर कि क्या वाकई में मोहम्मद आमिर एजेड हो गए हैं? और साथ में मेरा एक और भी सवाल है, जाहिर है अब बाबर आजम से मुताल्लिक काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, फैंस बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और कुछ जो फैन पेजेस हैं, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि बाबर की पीआर बहुत अच्छी है, वो उन्होंने भी लगाना शुरू कर दिया है कि बाबर आपके अगले T20 कैप्टन बन रहे हैं। देखिए ये इसमें तो हो सकता है, लेकिन बात ये कि T20 कैप्टन बनना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, मगर एज फॉर एज क्रिकेट कंसर्न बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो इज अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर। बस T20 क्रिकेट में उनके ऊपर जो सवालिया निशान होता है वो स्ट्राइक रेट का होता है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो है बड़ा मतलब अप टू द मार्क नहीं है। बाकी उनकी बैटिंग जो है वो ही पाकिस्तान के प्रीमियर बैट्समैन है और नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है। और अभी थोड़ा सा उन्होंने गेयर अपना चेंज किया है, अब जो T20 के मैचेस खेल रहे हैं वो उसमें कुछ थोड़ा उनका जो रन रेट जो है ना कुछ बेहतर होता जा रहा है। अच्छा असगर, आपको भी ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो जाएगी अगर बाबर आजम एज ए सेवियर सामने आ जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से पीसीबी उनको वेलकम कर रहे हैं और सलमान नसीर साहब जिस तरीके से उसकी नज़र उतार रहे हैं, वो तो वारी वारी जा रहे हैं, जैसे वो वारे जा रहे हैं और उन्होंने निछावर किया है 5000 का नोट, तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी सॉफ्ट कॉर्नर तो रखता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम बाबर पे बेजा तनकीद नहीं करते। जब बाबर नहीं खेलेंगे, वो T20 के मिजाज के मुताबिक नहीं परफॉर्मेंस करेंगे तो बात तो होगी। हमें बाबर से कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती अनात तो है नहीं। ठीक है, इस दौर में बाबर हमारा एक स्टार बनकर आया है, लेकिन वो स्टार PSL के 100 से ज़्यादा मैच खेले, 4000 से ज़्यादा रन्स बनाए, 2 सेंचुरीज़ हैं, 38 निस सेंचुरीज़ हैं, और इन तमाम मजमूए में अगर देखें तो सिर्फ एक मैच विनिंग है जो उसने लास्ट टाइम कोयटा के अगेंस्ट 71 रन की खेली और मैच फिनिश करके बाहर आया। तो अभी बाबर को मैच फिनिशर बनना है। तो अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिनिशर बनने के लिए तैयार हैं, अपनी इस्लाह के लिए तैयार हैं, तो जो चाहे आप जिम्मेदारी दें, लेकिन परफॉर्मेंस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम बाबर को कहते ही यही है कि भाई अगर आपको पाकिस्तान खेलना है तो फिर इंटरनेशनल मिजाज के मुताबिक खेलो, जदीद क्रिकेट खेलो। ये छोड़ दो गली कूचे की क्रिकेट, ये छोड़ दे कि आपने PSL में क्या कर रहे हैं, ये छोड़ दे कि आपने डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक खेलनी होगी। जदीद क्रिकेट का स्ट्राइक रेट जो है 200 प्लस ही जा रहा होता है। ये नहीं होता कि जी 131, 120, 140 इस पे गुजारा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो PSL है, PSL 11 बाबर के लिए नो डाउट कि अब तक कदरे पिछले PSL से भी बेहतर है। बट जैसे मैंने कहा कि 4000 से ज्यादा रन है, 100 से ज्यादा इनिंग्स हैं, 2 सेंचुरीज हैं, 38 निफ्ट सेंचुरीज है, लेकिन एक इनिंग है सिर्फ जिसको मैं कह सकता हूं कि उसने मैच फिनिश किया है इस पूरे PSL में। सीजन 10 के बाद सीजन 11 में है, सीजन 10 में कोई इनिंग नजर नहीं आती जो उसमें वो नॉट आउट आए और मैच को जितवा कर आए, सिवाय इस इनिंग के जिसमें वो कोयटा के अगेंस्ट 71 रन बनाकर वापस आए। तो अनवर साहब, आपको लगता है कि बाबर आजम को अभी भी साबित करना होगा दैट इज अ सुपरस्टार? बिकॉज मोहम्मद आमिर तो ये एग्जैक्टली आमिर सुहेल ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ऑलरेडी एक सुपरस्टार है, उन पे बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए। अनवर साहब की गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। आप मुझे ये बताइएगा असगर कि आप भी यही समझते हैं कि बेजा तनकीद हो रही है बाबर आजम के ऊपर?
देखिए आमिर सोहेल भाई बड़े प्लेयर हैं और अच्छे कामयाब बैट्समैन भी रहे हैं और पाकिस्तान टीम में भी उन्होंने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अदा की हैं, कप्तान भी रहे, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। उनकी अपनी राय है, उनकी राय का एहतराम है। लेकिन क्या आमिर भाई इस सवाल का कोई जवाब है जो मैं कह रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा इनिंग, 4000 से ज़्यादा इनिंग्स, 4000 से ज़्यादा रन, 38 50, 2 सेंचुरीज, लेकिन सब उसकी अपनी जात के लिए, मां सिवाय एक इनिंग जो उसने भी कोयटा के अगेंस्ट खेली, 71 की। तो इसके बाद अगर आप इसको स्टार कहते हैं तो आमिर भाई आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। सुपरस्टार का है उन्होंने, नहीं वो आमिर भाई हैं, कुछ भी कह दें, आमिर सोहेल साहब कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इट्स ऑन सोशल मीडिया के जितने पैशनेट बाबर आजम प्रेस टॉक में होते हैं उतना पैशन ग्राउंड में नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पर साहब को कहते हैं कि ये सवाल ना करें, सवाल पे डांट भी देते हैं। डांटने क्या है, वो मतलब ये है कि ना वो समझते हैं कि शायद उनके अपने लोग सामने बैठे हुए हैं जो उनके फैंस फॉलोवर्स हैं और वो उनके मतलब के उनके मिजाज के मुताबिक सवाल करेंगे। सहाफ़ी कोई भी हो, कहीं का भी हो, वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके अपने सवाल होते हैं, उसकी अपनी रिसर्च होती है, वो उसको वो अपने वो वॉच करता है सामने वाले को और उसी क्राइटेरिया में वो सवाल करता है। और जो भी जवाब देने वाला हो, बाबर या कोई भी, उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि सवाल पूरा सुनने दें, सुन लिया करें और सवाल पूरा होने दिया करें, फिर आप जवाब दें ना दें, आप नो कमेंट्स करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ये आपका हक है। बट सहाफ़ी को सवाल करने से रोकना ये दुरुस्त नहीं। अच्छा, अनवर साहब ने भी हमें रिजॉइन कर लिया है। अनवर साहब, आपको क्या लगता है दैट बाबर आजम इज रेडी टू टेक ओवर द T20 कैप्टेंसी, या फिर ये बहुत अर्ली होगा, या फिर ये पीसीबी की एक और गलती होगी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बाबर T20 फॉर्मेट के लिए अगर उन्हें खेलना है तो वो एक तो उनको ये फॉर्मेट की शूटिंग करते हैं, जिस टाइप के वो प्लेयर हैं वो T20 फॉर्मेट में तो पाकिस्तान के लिए कोई कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं की है। वो एक रेड बॉल के बेहतरीन प्लेयर हैं और 50 ओवर के भी वो एक अच्छे प्लेयर हैं। ये T20 का जो फॉर्मेट है, जो इसमें एग्रेशन चाहिए होता है, टेकिंग होती है, तो वो इस टाइप के प्लेयर हैं, वो टाइम लेके खेलते हैं। तो उनको कभी टीम में दोबारा T20 में लेना है तो उनको कभी नीचे ना खेलें, नीचे खिलाएंगे तो वो इस टाइप के प्लेयर नहीं है। तो जब उन्होंने कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको दोबारा से इसमें इंक्लूड करें T20 में, तो इनको ऊपर की स्लॉट में खिलाएं, क्योंकि ऊपर की स्लॉट में जब खेलेंगे तो ये इनको सर्किल का। ठीक है अनवर साहब, योर पॉइंट हैज बीन टेकिंग। मुझे थोड़ी वक्त की कमी का सामना है, तो असगर मैं बात कर रही हूँ, जाहिर है बॉबी की तो रेस की बात ना करूँगे तो मुमकिन नहीं है। क्या अब वो टेस्ट स्क्वाड से भी बाहर हो रही हैं? कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। रिजवान यार, रिजवान को देखें, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि इस पूरे सीज़न में रिजवान कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। ना वो कैप्टनसी कर पा रहे हैं, ना अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। और आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि रिजवान के पास एक ही मौका है कि वो अपने लिए कुछ कर लें, अब कोई ऐसी इनिंग खेल जाए ताकि सेलेक्टर्स की उन पर तवज्जो हो। तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि अब रिजवान को टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर हेड कोच जैसे कि इतलात हैं, अभी तो सरफराज ने तो कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन अगर सरफराज हेड कोच आ गए तो फिर मेरा ख्याल है विकेट कीपर को नया होगा। लेकिन असगर क्या ये इनजस्टिस नहीं होगा कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पर टेस्ट स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है? बात यह है कि रिजवान की माजी करीब में भी तो परफॉर्मेंस नहीं है ना, तो अगर टीम की सिलेक्शन के लिए तो तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। सिर्फ T20 की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर रिजवान T20 में अभी भी उनके पास है, 3 मैच हैं, अगर कुछ कर लेते हैं तो शायद बेहतर हो जाए। चूँकि सरफराज हैं या मिसबा हैं, तो इन पे मुझे मालूम है कि ये लोग जो है तजर्बे को तरजीह देते हैं और बंदे के साथ इंसाफ भी करते हैं। लेकिन जब बंदा खुद ही परफॉर्म नहीं करेगा तो ये क्या करेंगे? अच्छा अनवर साहब, आपको क्या लगता है, क्या रिजवान की क्रिकेट खत्म हो रही है? उनके क्या फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क आ गया है? बात है कि रिजवान अपना टाइम गुजार चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं। उन्होंने 3 फॉर्मेट में अच्छे रन किए हैं। एक टाइम होता है एक प्लेयर का जो आपका उनका डिक्लाइन है, जब उनका जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को अपना बैकअप प्लान तैयार करना है। पाकिस्तान में अभी 2-3 नए बच्चे जो हैं, नसीब है और ये 7 बेग हैं और दूसरे एक और विकेट कीपर भी हैं। इन बच्चों को अब ट्राई करना चाहिए। अभी बांग्लादेश से हमारी सीरीज है, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी यहाँ पर आप किसी नए लड़के को चांस दें, क्योंकि रिजवान अपना डेफिनेटली बहुत साल पाकिस्तान को सर्व किया है। अब हमें अपना बैकअप प्लान तैयार करना चाहिए। तो ये एक आइडियल चांस है, क्योंकि वहाँ की भी इन्वायरमेंट क्या है, आप पाकिस्तान की तरह है, बांग्लादेश की, तो यहाँ से अगर आप किसी नए को ग्रूम करना है, डेफिनेटली आपको प्लान को अपना तैयार करना है ना। तो लिहाजा ये एक आइडियल टाइम है कि अभी आप ये 2-3 नए बच्चे आए हैं। अभी पीएसएल का ताल्लुक देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से नहीं होना चाहिए। ये T20 क्रिकेट, वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है उसका मिजाज बिल्कुल अलग होता है।
ठीक है सर असगर, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं ये भी देख रही थी कि कहा जा रहा है कि सरफराज की वजह से रिजवान को हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग चीज़ों को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं वो ऐसी बातें कर सकते हैं। सरफराज का ट्रैक रिकॉर्ड बता दें, उसने कभी किसी भी प्लेयर के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ ही बोला हो, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कभी किसी फैसले पे कोई तनकीद की हो। ये तो सोशल मीडिया वाले खुद ही अपनी तरफ से जो है ना बहुत सारी पोस्टें लगा देते हैं कि मुबारक को सरफराज ने ये कह दिया, मुबारक को सरफराज ने मीटिंग में इतनी बड़ी बात कर दी, मुबारक को सरफराज ने ये कर दिया। सरफराज ठंडे मिजाज का कम गो शख्स है, वो कभी किसी के खिलाफ ठंडा मिजाज तो वैसे देखें रिजवान का भी है, कोई लड़ाई झगड़े वो नहीं कर रहे होते और उनके स्टैट भी बेहतर है। टेस्ट में मतलब वो नंबर 2 बैटर हैं, 52 से ज्यादा रन है 5 मैचेस में 360 रन बनाए। रिजवान और सरफराज में बड़ा फर्क है। हाँ। रिजवान अपनी कुर्बानी नहीं देता, 7 मैचों में नाकामी के बावजूद वो अपनी पोजीशन चेंज करने को तैयार नहीं है। और रिजवान को सारी दुनिया ने, सरफराज को सारी दुनिया ने देखा है कि वो टीम के लिए अपनी पोजीशनें चेंज करता रहा। वो 7वें 8वें नंबर पे भी गया, वो 3रे नंबर पे भी गया, वो उसने ओपनिंग भी की, उसने जो कुछ भी किया टीम के लिए किया। तो रिजवान और सरफराज से कोई मिलाप नहीं है। सरफराज का माइंडसेट बिल्कुल अलग है, रिजवान का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। अगर मैं ये कहूं कि सरफराज को घर भेजने के लिए रिजवान लॉबी करके आया था तो इसमें कौन सी गलत बात हो जाएगी? बात बड़ी हो गई है, लेकिन ये सलमान के माइंडसेट को क्या हो गया है? बिकॉज वो तो कह रही हैं कि T20 से मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। क्या इंडिकेशन हो गई है उनको कि कैप्टेंसी से जा रहे हैं वो? मैं समझता हूं कि बहुत अरसे बाद कोई तो है जो सच बोल रहा है। तो अगर आगा साहब आप मुकम्मल ब्रेक ले लें T20 से तो बड़ा एहसान होगा आप पर, हमारी नेशनल टीम पर। जी अनवर साहब, क्विकली इस पर आपकी क्या राय है? क्या सलमान लाहा को वाकई में ब्रेक ले लेना चाहिए क्रिकेट से, खासकर T20 फॉर्मेट से? बिल्कुल 100% मैं अजहर के साथ हूँ और बिल्कुल समझता हूँ कि T20 फॉर्मेट में उनको ब्रेक ले लेना चाहिए और उनको उस फॉर्मेट में नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि आप किसी जो भी अपने टैलेंट आ रहे हैं आपके सामने भी देखें, नई लौट जो आ रही है, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। तो आप उन लड़कों को चांस दें। ये T20 फॉर्मेट के ही वेरी गुड क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, 50 ओवर्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ना वो एक अच्छे कप्तान भी नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूं, एक वो अच्छे कप्तान भी नहीं है। हाँ, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, रेड बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 50 ओवर्स के अच्छे प्लेयर हैं। T20 फॉर्मेट उनको सूट नहीं करता है। सही सर, लेकिन देखा देखी तो अब उन्होंने भी बैटिंग के बाद बॉलिंग शुरू कर दी और मुझे भी वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है। एंड बाय द वे मेरे दोनों एक्सपर्ट्स की ये राय है कि सलमान को T20 से खास तौर पर ब्रेक ले लेना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर वर्सेस विंडीज और दोनों टीम्स के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर कल हम बात करेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। मेरे साथ मौजूद थे अनवरुल हक साहब और असगर अजीम, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।